दोस्तों, आप एक सवाल मुझसे पूछते रहते हैं कि DSSB की तरफ से पीआरटी की जो आपको रिक्रूटमेंट भविष्य में देखने को मिलेगी, इसमें बीएड वाले कैंडिडेट एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बिल्कुल आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, बीएड वाले कैंडिडेट एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे और इसके पीछे का कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कासियान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आप ही के अपने यूट्यूब चैनल एस कासियान में। तो दोस्तों, आपको मैं स्टार्टिंग बता दूं, मेरे अनुसार जो आपको भविष्य में पीआरटी की अब जो रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी DSSB की तरफ से, इसमें बीएड वाले कैंडिडेट पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब दोस्तों, ऐसे 90% चांस है, मैं पूरा 100% नहीं कह रहा हूँ, इसके बारे में आगे मैं आपको रीज़न भी दे दूँगा। ठीक है, 90% चांस है बीएड वाले कैंडिडेट पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और ये दोस्तों, मैं जो आपको नेक्स्ट रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी उसके बारे में बता रहा हूँ। आज से 5 साल बाद 10 साल बाद जो आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं क्या किसी को कुछ नहीं पता। जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि DSSB पीआरटी रिक्रूटमेंट में बीएड वाले कैंडिडेट पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो फिर एनसीटी का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें तो ये मेंशन किया गया था कि बीएड वाले कैंडिडेट प्राइमरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप सीटेट की परीक्षा देते हो उसमें पेपर 1 के लिए बीएड वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, मतलब बीएड वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो पेपर 1 भी क्वालिफाई करते हैं। और तीसरी बात, केवीएस की तरफ से जो आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलते हैं उसमें तो बीएड वाले कैंडिडेट पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है या फिर जो भी हमारी शिक्षा प्रणाली है, जिसके अंतर्गत आपके जो छात्र शिक्षक से जुड़े संबंधित मुद्दे तो हैं ही, साथ ही साथ जो आपका रिक्रूटमेंट टीचिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो भी उसी के अंतर्गत आता है। तो जो ये शिक्षा प्रणाली है हमारी, ये संविधान की एक सूची के अंतर्गत आती है। अब दोस्तों, उस सूची को मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं, किसी भी टीचिंग रिक्रूटमेंट में जिस भी स्टेट में या फिर जिस भी केंद्र शासित प्रदेश में वो रिक्रूटमेंट निकली है, उस स्टेट उस केंद्र शासित प्रदेश की गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो पीआरटी वाले कैंडिडेट को एलिजिबल करती है या नहीं करती। अब आप ये बोलोगे दोस्तों कि भाई दिल्ली तो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, या फिर दिल्ली राजधानी है, तो इसमें तो होना चाहिए। लेकिन इसमें दोस्तों मैं बता दूं, दिल्ली में भी 3 तरह की आपको सरकार देखने को मिलेगी, जैसे कि अन्य राज्यों में आपको देखने को मिलती है। एक लोकसभा की मिलेगी, एक राज्यसभा की मिलेगी और तीसरी आपकी नगर निगम की मिलेगी। ठीक है, ये 3 ही तरह की सरकार आपको अन्य राज्यों में भी देखने को मिलती है और दिल्ली में भी आपको देखने को मिलती है, चाहे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, चाहे फिर दिल्ली राजधानी हो। अब दोस्तों, इसमें ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, दिल्ली राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश तो है ही, लेकिन इसमें दोस्तों ये होता है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा दिल्ली सरकार के पास कम डिपार्टमेंट होते हैं। मतलब कि आप अन्य राज्यों में देखोगे, जो अन्य राज्यों के मैक्सिमम डिपार्टमेंट होंगे उस राज्य की सरकार के पास ही होंगे। पुलिस, जल, या फिर आप कोई सभी बिजली विभाग हो गया, या फिर शिक्षा विभाग हो गया, कुछ भी आप देख लीजिए। ठीक है, लेकिन जब हम दिल्ली की बात करते हो, अन्य राज्यों की अपेक्षा दिल्ली में दिल्ली सरकार के पास कम डिपार्टमेंट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली सरकार के पास डिपार्टमेंट ही नहीं है, दिल्ली सरकार के पास डिपार्टमेंट है, लेकिन अन्य राज्यों की अपेक्षा थोड़े से कम होते हैं। जो आपको DSSB की तरफ से पीआरटी के लिए रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, दिल्ली सरकार की होती है। ठीक है, ये केंद्र सरकार की नहीं होती। तो दोस्तों, ये दिल्ली सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी इस रिक्रूटमेंट में पीआरटी पोस्ट के लिए बीएड वालों को एलिजिबल करती है या नहीं करती। और जो DSSB की तरफ से हमको पीआरटी की रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, ये आपको 2 तरह के स्कूल्स में मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और एक डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। अब जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का जो विभाग है, ठीक है, DOU का जो विभाग है, वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। लेकिन जो MCD की बात करते हैं, तो ये दोस्तों जो मैंने आपको 3 तरह की सरकारें बताई थी, तो इसमें जो तीसरी सरकार थी नगर निगम की, वो हमारे यहाँ दिल्ली में भाजपा सरकार है। ठीक है, तो वो भाजपा के अंतर्गत है। लेकिन जो MCD डायरेक्ट तो रिक्रूटमेंट निकालता नहीं है, MCD भी अपने मेरे स्कूल्स हैं जो उसकी रिक्रूटमेंट वो DSSB के माध्यम से निकालता है। और जो DSSB की चयन प्रक्रिया है या फिर जो भी चयन पद्धति है, DSSB जो भी है, ये जो भी डिपार्टमेंट है, तो दोस्तों ये भी दिल्ली सरकार के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो सारी की सारी पावर दिल्ली सरकार के पास चली जाती है। अब दोस्तों, आप यहाँ दिल्ली सरकार को दोष मत देना कि भाई पीआरटी पोस्ट के लिए बीएड वाले एलिजिबल करती है या नहीं करती। आप और स्टेट की रिक्रूटमेंट उठा के देख लीजिए, हरियाणा वगैरह की देख लीजिए, राजस्थान वगैरह की देख लीजिए, इसमें भी पीआरटी पोस्ट के लिए बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये उस राज्य की सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अब दोस्तों, प्लीज़ आप मुझे नीचे ये वाला कमेंट बिल्कुल मत करना कि भाई दिल्ली तो राज्य है ही नहीं, दिल्ली तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली तो राजधानी है। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली में सारे के सारा केंद्र सरकार का रूल फॉलो होगा। ठीक है, दिल्ली सरकार भी है, दिल्ली सरकार की अपनी कुछ पावर्स होती हैं, और जो भी पीआरटी की रिक्रूटमेंट आपको DSSB की तरफ से देखने को मिलती है तो दिल्ली सरकार की होती है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल जानता हूँ कि दिल्ली हमारी राजधानी है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे केंद्र द्वारा जो भी रूल बनाए गए हैं वो सीधे की सीधे
यहाँ की डी ट्रिपल एस भी रिक्रूटमेंट पे फॉलो होंगे। जैसे कि अन्य राज्य अपने हिसाब से पीआरटी पोस्ट के लिए बीएड वालों को एलिजिबल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसी तरह दिल्ली सरकार भी दोस्तों अपने हिसाब से पीआरटी पोस्ट के लिए बीएड वालों को एलिजिबल करेगी या नहीं करेगी, दिल्ली सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए दोस्तों मेरे हिसाब से जो आपको पीआरटी की नेक्स्ट रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी डी ट्रिपल एस बी की तरफ से, इसमें पीआरटी पोस्ट के लिए बीएड वाले कैंडिडेट शायद ही एलिजिबल होंगे। तो इसलिए दोस्तों आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट उठा के देख लीजिए, ठीक है। अब ये मत कमेंट करना कि दिल्ली तो स्टेट है नहीं। स्टेट गवर्नमेंट से मेरा तात्पर्य दोस्तों किसी भी राज्य या फिर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी रिक्रूटमेंट निकलती है और वो राज्यसभा की सरकार के अंतर्गत निकलती है, तो उससे मेरा तात्पर्य, ठीक है। अब दिल्ली चाहे केंद्र शासित प्रदेश है चाहे फिर नॉर्मल राज्य हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिल्ली की जो रिक्रूटमेंट है दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो निकल रही है, ठीक है। यूपी में यूपी सरकार के अंतर्गत जो निकल रही है, राजस्थान में राजस्थान सरकार के अंतर्गत जो निकल रही है, मतलब कि केंद्र सरकार की रिक्रूटमेंट ना हो तो कोई भी स्टेट या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश की कोई भी रिक्रूटमेंट है तो उसकी आप जो मैक्सिमम रिक्रूटमेंट उठा के देखोगे उसमें पीआरटी पोस्ट के लिए बीएड वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, जहाँ तक मैंने देखा है। शायद से दोस्तों ऐसा एक आधी कोई रिक्रूटमेंट हो, शायद से, मैंने तो ऐसी अभी तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं देखी जो कि राज्यसभा की रिक्रूटमेंट है, राज्यसभा की सरकार की कोई रिक्रूटमेंट है जिसमें बीएड वाले कैंडिडेट पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ मैं दोस्तों केंद्र सरकारी की रिक्रूटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अब दोस्तों आप यही सोचोगे कि भाई एनसीटी का जो नोटिफिकेशन था वो क्या था, केवीएस में क्यों एलिजिबल है, या फिर जो बीएड जो सीटेट का आपका एग्जाम होता है उसमें बीएड वाले कैंडिडेट पेपर 1 के लिए क्यों अप्लाई करते हैं। तो इसमें दोस्तों मैं बता दूं एनसीटी के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन निकाला गया था वो केंद्र सरकार द्वारा निकाला गया था। अब केंद्र सरकार द्वारा जो भी रूल निकाला गया अगर वो केंद्र सरकार ही नहीं फॉलो करेगी तो फिर उस नियम का कोई भी वजूद नहीं रह जाएगा। तो केवीएस की तरफ से जो भी आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है हमारी केंद्र सरकार के होते हैं, इसलिए दोस्तों उसमें ये वाला रूल फॉलो होता है। अब ये वाला रूल उसमें फॉलो होता है तो फिर आप जब सीटेट का एग्जाम देते हैं तो उसमें पेपर 1 मांगते हैं आपसे पीआरटी पोस्ट के लिए, तो इसलिए दोस्तों उसमें केवीएस में पीआरटी पोस्ट के लिए बीएड वाले एलिजिबल हैं, इसलिए आप सीटेट की जो आप परीक्षा देते हैं उसमें बीएड वाले कैंडिडेट पेपर 1 के लिए अप्लाई करते हैं और उसे क्वालिफाई करते हैं। और ये बीएड वाले कैंडिडेट पेपर 1 के लिए इसलिए भी अप्लाई करते हैं, क्या पता कोई सी भी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिले भविष्य में, केंद्र की नहीं बात कर रहा मैं, कोई भी राज्य सरकार या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश की किसी सरकार की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिले, अगर उसमें दोस्तों भविष्य में कोई ऐसा, क्योंकि वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है ना, क्या पता वो पीआरटी पोस्ट के लिए बीएड वालों को एलिजिबल कर दे तो फिर बीएड वाले कहाँ जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों पेपर 1 बीएड वाले कैंडिडेट दे सकते हैं। तो इसलिए अगर आप भी बीएड के कैंडिडेट हैं तो आप अपना पेपर 1 क्वालिफाई कर लीजिए। आपको केवीएस की तरफ से पीआरटी पोस्ट तो देखने को मिल ही जाती है, उसमें तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। भविष्य में क्या पता कौन सी राज्य या फिर कौन सी केंद्र शासित प्रदेश की रिक्रूटमेंट दोस्तों आपको बीएड वाले कैंडिडेट को पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल कर दे, ठीक है। तो इसलिए आप दोनों पेपर, बीएड वाले जो भी कैंडिडेट है वो दोनों पेपर क्वालिफाई करके अपने रेडी रखिए। और दोस्तों आप मुझसे ये भी पूछते रहते हैं कि नेक्स्ट आपको पीआरटी के लिए रिक्रूटमेंट कब देखने को मिलेगी डी ट्रिपल एस बी की तरफ से, तो इसमें मैं दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अभी तक मेरे पास कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया है जिस अपडेट को मैं आपको दे सकूं, ठीक है। तो इसके बारे में मुझे फिलहाल कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको कोई भी फिलहाल अपडेट नहीं दे सकता। बाकी दोस्तों डी ट्रिपल एस बी की तरफ से जो आपको पीआरटी के लिए रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, इसमें फॉर्म फिल करने से लेकर आपके स्कूल अलॉट होने तक का क्या है पूरा का पूरा प्रोसेस, तो दोस्तों इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। साथ ही साथ डी ट्रिपल एस बी पीआरटी से संबंधित काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर बहुत सारी पड़ी है, तो इन सभी वीडियोज़ के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद दोस्तों आप अपनी इच्छा अनुसार जिस भी तरह के आप डी ट्रिपल एस बी पीआरटी रिक्रूटमेंट से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे द्वारा दी गई जानकारी पहुंच सके। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।